Hello students, I'm Sandeep Kumar from Shiv Jyoti Education Group. We are going to start the first topic of Indian economic development. The name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Yes, in this chapter we will discuss the condition and situation of the Indian economy at the time of independence. India got independent in the year 1947. Before that, India used to serve British government as it was British Raj. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे मोर देन 200 ईयर्स के लिए अपना राज चलाया और इन द ईयर 1947 जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उस वक्त हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी, कंडीशंस थी इन द डिफरेंट सेक्टर्स सच एज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड मैनी मोर, उन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. The thing is that Indian economy on the eve of independence, this term refers to the economical condition which commonly consider primary, secondary and tertiary sectors. So make it more clear, first of all we will discuss features of Indian economy in 1947. Point number 1, it is colonial economy. The term colonial economy refers to the economy which serves its rulers. एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने रूलर्स को काफ़ी टाइम से सर्व कर रही हो, और इंडिया भी एक ऐसी इकोनॉमी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रही थी. दो इट वॉज द कंपल्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल दैट हमें एक्सप्लॉइट होकर के ब्रिटेन गवर्नमेंट को सर्व करना पड़ रहा था. रीज़न इज़ वेरी स्पेसिफाइड, क्योंकि हम उनके गुलाम बन चुके थे और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उनसे फ्री हो सकें. इस वजह से इंडिया ने भी काफ़ी टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व किया, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को फीडर इकोनॉमी भी कहा. एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अपने रूलर्स को सर्व करती है उसे कहा जाता है फीडर इकोनॉमी. नीचे मैंने दिया है इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल्स टू ब्रिटेन and in return it used to get finished goods from there. It means to say इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, एक फीडर इकोनॉमी थी जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे सारे रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया करती थी. और इसी ड्यूरेशन में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स टू से यहाँ से जब रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो रन आउट होने लगी. बहुत अच्छी स्पीड होगी वहाँ पे, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई. अब जब इंडिया यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देगा, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ डे बाय डे डी इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही थी. बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए लोगों को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी. इस वजह से ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को हमने इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया. ये चीज़ मैंने यहाँ क्लियर की है, आप देख सकते हैं कि इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन को और फिनिश गुड्स को इंडिया इम्पोर्ट कर रहा है. सेकेंड पॉइंट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी in which there is no growth or we can say little growth. एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या अगर ग्रोथ हो भी रहा है, कोई प्रोग्रेस हो रही है तो वो कोई बहुत ज़्यादा विजुअलाइज नहीं है. बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बहुत लिटिल ग्रोथ है, और इस वजह से डेवलपमेंट वहाँ का स्टैग्नेंट हो चुका है, एक स्टेज पे आके रुक चुका है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है. उसका एक रीज़न स्पेसिफाइड है दैट लो पर कैपिटा इनकम. हमारी कंट्री में जितने भी लोग सर्वाइव कर रहे थे उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत रिड्यूस हो गई थी, और ये मैंने नीचे दिए, इट वॉज एज 0.5% पर एनम. ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे जो लोग सर्वाइव कर रहे थे उनकी पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ है दैट इज़ ओनली 0.5% पर एनम हर साल. और जब यहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम मीन्स इनकम लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अपने स्टैंडर्ड को नहीं इंक्रीज़ कर सकते, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे. और इन सब कमियों की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, यहाँ पे ग्रोथ होना स्टॉप हो गई थी. पॉइंट नंबर 3, बैकवर्ड इकोनॉमी. बैकवर्ड इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो,
रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में मैंने भी क्लियर किया है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम वॉज ऑब्जर्व्ड 0.5% पर एनम। Similarly, in the year 1947 to 48, per capita income was observed rupees 230। जब पर कैपिटा इनकम 230 रुपीज़ हो गई तो कोई भी पर्सन अपनी बेसिक नेसेसरीज़ को फुलफ़िल कैसे कर सकता है। नीचे पॉइंट क्लियर किया है मैंने, नो सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। कमी थी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो पब्लिक के पास कोई भी मॉनेटरी सोर्स अवेलेबल नहीं होगा, इनकम सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। और जब इनकम सोर्स ही अवेलेबल नहीं होगा तो अपनी बेसिक नेसेसरीज सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड मैनी मोर, इन सब चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकता। और जब लोग अपनी इन बेसिक नेसेसरीज़ को भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो इंटायर इकोनॉमी ग्रोथ लेवल पे आकर के बैकवर्डेड इकोनॉमी ऑब्जर्व होती है। पॉइंट नंबर 4, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। It has been observed that 72% of the total population was occupied or engaged in agriculture work, maybe directly or indirectly. Means इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन थी उस टोटल पॉपुलेशन का एक बल्क चंक जो कि 72% ऑब्जर्व किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाइड हुआ करती थी। बट द थिंग इज़ दैट इतना ज़्यादा चंक, इतना ज़्यादा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एनरोल्ड होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इनटू जीडीपी, दैट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट वाज ओनली 50%। व्हाई? क्वेश्चन राइजेस हियर कि 72% of the total population was occupied in agriculture work, but the contribution of the agriculture sector to GDP was only 50%. इसका क्या रीज़न हो सकता है? The reason is that there was low productivity and lack of resources. What is low productivity? See, हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन सर्वाइव करती थी, और वी कैन से दैट 72% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व थी, उन सभी फार्मर्स के पास ज़रूरी नहीं है कि खुद की लैंड अवेलेबल हो। मीन्स देयर वर सो मेनी पीपल दोज हु वर लैंडलेस फार्मर्स ऑल्सो। ऐसी कंडीशन में उन्हें किसी और पर्सन की लैंड को हायर करना पड़ता था। अब जब वो लैंड को हायर करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना ज़रूर पसंद करेंगे। बट अंडर कॉलोनियल पीरियड मैं यहाँ पे रेफ़र करता हूँ एक ऐसे पीरियड को जब ब्रिटिश राज हमारे यहाँ था, उसको मैंने रेफ़र किया है कॉलोनियल पीरियड से। उस पीरियड में एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी कि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स को स्टार्ट किया गया, सच है ज़मींदारी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। इन सब बातों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Such as zamindari system was there in which tenant means a person who is hiring the land of landlord, that was totally restricted not to use additional resources on that land. टेनेंट्स को या लैंडलेस फार्मर को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कि वो उस लैंड पे कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अवेलेबल नहीं करेगा। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, व्हाट आर द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज? सच एज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मिन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ नहीं करेगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो जैसी अवेलेबल है वहाँ पे सिर्फ उसी को यूज़ मिलेगा। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स शुड बी मेड देयर। इन सच अ कंडीशन जो फार्मर से उनका एक्सप्लॉयटेशन था, रीज़न क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी जितनी होगी नेचुरली उतना ही प्रोडक्शन अवेलेबल हो पाएगा, और इस वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों अफेक्टेड होती थी। एंड ड्यू टू दिस रीज़न ओनली प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा ना मिलने की वजह से फार्मर्स को एग्रीकल्चर वर्क करने से इन रिटर्न जो इनकम रिसीव होती थी वो भी बहुत कम होती थी। सेकेंड इज लैक ऑफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, सच एज आई टोल्ड इरीगेशन फैसिलिटीज, गुड क्वालिटी सीड्स वर नॉट देयर, मिन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, दीज थिंग्स वर नॉट प्रोवाइडेड, सो इट वॉज लैक ऑफ resources as well. Point number 5, industrial backwardness. Now see children, there is a point, industrial backwardness. Industrial backwardness means to say एक ऐसा सेक्टर
जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इनरोल्ड होता है। इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। मीन्स अ प्रोसेस इन विच raw material is converted into finished or final goods, that is under industrial sector. Now the question arises कि industrial sector backward क्यों होता गया? So the reason is that twofold policy. This was the policy which was implemented by the Britishers in our India. ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर उन्होंने इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहा, हमारे यहाँ की रनिंग इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन करना था। लेकिन उनके पास इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीज़न नहीं था सो दैट दे कैन डायरेक्टली इंटरप्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दे इम्प्लीमेंटेड टू फोल्ड पॉलिसी एंड इन दिस पॉलिसी व्हाट द पीपल डिड, इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस होता था उस रॉ मटेरियल को फार्मर्स से डायरेक्टली परचेज करके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया एंड इन रिटर्न वहाँ से उस गुड्स को उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर से इंडिया को हायर प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इट मीन्स इंडिया वॉज अ कॉलोनियल इकोनॉमी दोज हु वॉज दोज इट वॉज सर्विंग और फीडिंग टू इट्स रूलर। अगेन आई एम रिपीटिंग। और इसी पॉलिसी की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन होता गया क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए था वो सारा रॉ मटेरियल हमने ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ रिमेनिंग हैं उन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग plenty of raw material with us. So, twofold policy was implemented and all the industries were rapidly deindustrialized. Point number 6, heavy dependence on imports. As such, I have told that India was merely a importer of the finished goods and exporter of raw material. So totally we were depending on the imports now to fulfill our basic needs such as good quality clothes we used to get from there, industrial products we used to get from there, capital goods, machineries, plants and all. We were not able to produce such kind of things. So now we were only depending on imports. Point 7, limited urbanization. What is meant by urbanization? Urbanization means to say people those who are migrating to the urban area from rural area, maybe in the search of good facilities for getting more resources and opportunities of employment, job securities and something more. But it has been observed that in the year 1946 only 14% people lived in urban area. This is a 14% people those who were living in urban area, rest all people were surviving in rural area. It means total population में से 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी और एग्रीकल्चर वर्क पॉसिबल है सिर्फ रूरल एरिया में। इस वजह से मेनली पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही थी रूरल एरिया में। रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है उसमें से भी ओनली 14% पीपल वर लिविंग इन अर्बन एरिया। रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि उन लोगों के पास नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स कुछ ऐसे वर्क्स जो कि एग्रीकल्चर के अलावा हो सकते हैं, सच एज इंडस्ट्रीज़ में काम करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्क करना, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब सेक्टर्स का जितना भी ज़्यादा काम है वो बेसिकली अर्बन एरिया में होता है, रूरल एरिया में नहीं हो पाता था। लेकिन लोग इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को गेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, साथ में लोगों में एक अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त कि इस तरह का वर्क क्या उन्हें रूरल एरिया से को छोड़ के अर्बन एरिया में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। पॉइंट नंबर 8, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। Basically in our economy in each and every sector there was poor infrastructure, so that is why the Indian economy was lagging behind in the development sector. These all were the 8 points.
related to the features of Indian economy. Let's have a brief recapitulation of all. Point number one, colonial economy. It means a economy which feeds to the rulers, or we can say the economy which serves to its rurals. And India was exporting the raw material to Britain and in return importing the finished goods. Point number two, stagnant economy means economy in which there is little or no growth from a long duration or long period. And if we talk about the per capita income, that was only 0.5% per annum. Point number three, backward economy means an economy in which there are no sufficient resources available for fulfilling the basic necessities. Point number four, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस. एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी. 72% of total population was occupied in agriculture sector, but still the contribution to the GDP was only 50%, and low productivity was here. Resources were not available. Point number five, industrial backwardness, and it was due to twofold motive or twofold policy implemented by the Britishers. Due to that, deindustrialization in India increased. यहाँ का जितना ही प्रोडक्ट था, raw material, that was exported to British industries, and in return we used to get finished goods at the higher prices. Point number six, heavy dependence on imports. As I told in the previous point कि India raw materials को export कर रहा था and in return it was getting finished goods at the higher prices. We were now becoming the habitual of importing the finished goods from Britain. Due to this हमारी कंट्री का जितना भी मॉनेटरी अमाउंट था, जो भी रेवेन्यू था, दैट वाज पेड टू द ब्रिटिशर्स, और हमारी कंट्री का जितना भी ट्रेजर था वो सारा ब्रिटेन में जाता जा रहा था. पॉइंट नंबर सेवन, लिमिटेड अर्बनाइजेशन. पॉपुलेशन of India was basically dependent on the agriculture work. As in the previous points I told that 72% of the total population was dependent on agriculture work. It means जो agriculture work है that is only possible in rural area. So remaining जितनी भी population थी, they people were not too much literate, or we can say they were not much aware about the opportunities which are available in the urban area. इस वजह से वो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर पाते थे, और दे वर टोटली डिपेंडिंग इन द रूरल एरियाज़. इस वजह से उनका स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था, और इसी का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे ग्रॉस लेवल पे शो हो रहा था. लास्ट पॉइंट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि इन ईच एंड एवरी सेक्टर इंडिया वॉज नॉट क्वाइट गुड एट हैविंग द रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़. बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. इस वजह से सारे सेक्टर्स में इंडिया बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहा था. ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे शो हो रहा था. सो दीज ऑल वर द पॉइंट्स ऑफ features of Indian economy at the time of independence. In the next video, we will discuss the agriculture sector at the time of independence. Till that, keep learning, keep practicing. Thank you.